हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति व संबंधित धारणा यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो, जो ये वर्ड आ रहे हैं एग्रीगेट, इसका मतलब होता है समग्र, यानी कि पूरे एक इकोनॉमी की पूरी जितनी भी डिमांड है। ठीक है, मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम एक इंडिविजुअल की बात करते थे। मान लें एक परिवार, मतलब कि एक अकेला व्यक्ति या एक परिवार या एक फर्म, मतलब कि तो उनकी डिमांड के बारे में बात करते थे। या हम बात करेंगे समग्र, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी डिमांड होती है, जितनी सप्लाई होती है, उनके बारे में, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उनको रिलेट करके आपस में देखेंगे कि इनको, इनके अर्थ क्या है, इनके माप क्या है, किस तरीके से इनको मापा वापा जाता है, किस तरीके से इनको निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड है, इसको एडी से डिनोट करेंगे। ठीक है, समग्र मांग से, यानी कि एग्रीगेट डिमांड से अभिप्राय है किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तु सेवाओं की समग्र मांग से है। यानी कि देखो, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि एक वर्ष की लेखा वर्ष होता है हमारा, जो हम फाइनेंशियल ईयर को मानते हैं। तो उसके अंदर जितनी भी हमने सेवा या वस्तुओं की जितनी भी डिमांड की है, वो सारी डिमांड को हम क्या कहेंगे? समग्र मांग ये कहेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं क्या बोला हुआ है। एग्रीगेट डिमांड रेफर टू सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी हमारी गुड्स या सर्विस की डिमांड है, उनके जितना भी वो टोटल आएगा, उनके सभी जोड़ को हम क्या कहेंगे? समग्र मांग कहेंगे। ठीक है, तो समग्र मांग यहाँ दो दृष्टिकोणों से किया जाता है, यानी कि दो दृष्टिकोण, यानी कि दो अलग अलग टाइप है यहाँ पे। एक तो है सामान्य दृष्टिकोण, यानी कि जर्नल फ्रेमवर्क। इसके अंदर हम एग्रीगेट डिमांड को, यानी कि समग्र मांग को कीमत स्तर से संबंधित है, यानी कि जो ये प्राइस है ना, प्राइस उससे संबंधित होगा जर्नल फ्रेमवर्क। तो इसलिए एडी वर्क का ढलान नीचे की ओर होता है। तो जैसा कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के भी आए थे स्टार्टिंग में, कि जब वस्तु जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होने लग जाती है, यानी उसकी कीमत कम होने लग जाएगी, तो वो ढलान, उसका जो वक्र है वो नीचे की ओर गिरेगा, यानी कि ढलान नीचे की ओर गिरती है। इसी की तरह हम बात करेंगे सेकंड, केंजियन दृष्टिकोण। केंजियन दृष्टिकोण से है यहाँ पे मांग एवं व्यय से संबंधित, यानी कि यहाँ पे हम जितनी भी हमारी डिमांड जो मांग आय, यानी जितनी भी हमारी मांग की आय है, और व्यय, यानी कि जिससे भी उससे खर्चा होता है या आय से दिक्कत है, मतलब कि जितने भी व्यय से संबंधित डिटेल है, वो सारी हम यहाँ पे करेंगे। और इसका ढलान हमेशा ऊपर की ओर होता है, यानी कि यहाँ पे आय एवं व्यय से, यानी कि जितनी इनकम है हमारी और खर्चा कितना हो रहा है। क्योंकि आपको भी पता है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टार्टिंग में कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन वो मतलब कि जिस जिस प्रकार आय बढ़ती है उस अनुरूप मांग नहीं बढ़ती, यानी कि वो उसमें से बचत करके कुछ पैसे बचा लेता है। ठीक है, तो इसका वक्र ऊपर ढलान की ओर होता है, इनको हम समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस वहाँ थोड़ा इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट था, यहाँ थोड़ा पूरी इकोनॉमी से। तो आइए अब बात करते हैं सामान्य अर्थशास्त्र में समग्र मांग से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु सेवाओं की मांग से है, जो सामान्य कीमत स्तर से जुड़ी हुई है, यानी कि एक नॉर्मल जर्नल प्राइस है ना, उससे जुड़ी हुई है, और उस पर ही एक वर्ष की, यानी कि अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी हमारी सेवा और वस्तु जो हमने प्रदान किए हैं, उन सभी के जोड़ से मतलब है यहाँ पे। यहाँ एक राष्ट्र के सभी निवासियों की सभी वस्तु और सेवाओं की मांग का समग्र जोड़ है, यानी कि एक राष्ट्र के जितने भी निवासी हैं और उनके सबके जो भी उन्होंने वस्तुओं की और सेवाओं की मांग की है, उनके जोड़ को हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल बाई सिग्मा डी। ठीक है, ये सिग्मा रूल है, इसका मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एडी का मतलब समग्र मांग, और ये सिग्मा डी अर्थव्यवस्था में एक इकाई, जैसे परिवार द्वारा वस्तुओं सेवाओं की समग्र मांग, मतलब जितनी भी उस परिवार ने वस्तु और सेवाओं की जितनी भी मांग की है, उसको सबके जोड़ को हम यहाँ पर ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से अध्ययन से आप जान चुके हैं, वो वही वाली बात है बुक के अकॉर्डिंग जो हम पीछे पढ़ के आए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ बात है। समष्टि अर्थशास्त्र में इस संबंध का सामान्यीकरण करते हुए हम कह सकते हैं कि सभी वस्तु और सेवाओं की अर्थव्यवस्था में सभी इकाइयों द्वारा, यानी कि सभी सेवा और सभी वस्तु और सेवाओं की मांग का कीमत से विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अब इसमें वहाँ पे विपरीत संबंध होता है, तो यहाँ भी कीमत स्तर से वही संबंध होता है यहाँ भी। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के कीमत स्तर से संबंधित एग्रीगेट डिमांड वक्र बाएं से दाईं की ओर ढलावना होता है, यानी कि जो हमारे बाईं से दाईं, यानी कि ये भी नीचे ढलावना होगा। तो आइए देखते हैं। देखो, वही डिमांड कर्व आ गया माइक्रो वाला, जो हम पीछे पढ़ के आए थे। और कोई आपसे ये पूछे ना कि ये नीचे ढलावा, मतलब कि नीचे ढलावा क्यों होता है, तो हमने कहना है कि प्राइस चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ये ढलावा होता है। तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या कहा गया है कि व्यष्टि स्तर पर मांग वक्र जो एक वस्तु की मांग उसकी कीमत के बीच के संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल, ये हमारे रिलेशनशिप को दर्शाएगा किस किस के बीच में, वस्तु की मांग और उसके कीमत के बीच में। ठीक है, तो
तो ये सब इसके अंदर है कि अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है तो प्राइस कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको देखेंगे मैक्रो लेवल के, ये क्या कहता है? ये एग्रीगेट डिमांड समष्टि स्तर पर मांग वक्र है जो समग्र मांग तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच में संबंध करेगा। ये बिल्कुल, ये जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है उसको दिखाएगा। ये वही है, प्राइस लेवल दे रखा है ओ वाई एक्सिस पे, और एक्स और ओ एक्स एग्रीगेट डिमांड दे रखी है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ेगा डिमांड कम होती चल जाएगी, प्राइस नीचे आएगा डिमांड ज़्यादा होगा। वही वाली बात है, इसके अंदर कुछ समझाने का कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो अब देखेंगे इसके बाद कि समग्र मांग केंजन के अनुसार। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो केंजन का हमने वहाँ भी पढ़ा था। तो ये ऊपर की ओर जाएगा, क्यों जाएगा? ठीक है, अब देखते हैं क्यों जाएगा। देखो, केंज के दृष्टिकोण से समग्र एग्रीगेट डिमांड का संबंध मांग व आय के साथ साथ स्थापित किया गया है। यानी कि इसमें मांग और आय के साथ इस दृष्टिकोण को रिलेट किया गया है। एक अर्थव्यवस्था में समग्र वस्तु और सेवाओं की मांग आय के विभिन्न स्तरों पर निर्भर करती है। यानी कि अगर एक व्यवस्था है तो उसमें एग्रीगेट जो डिमांड है ना, वो आय के है ना अलग अलग जो हमारे अलग अलग वो है वस्तु और सेवाओं की मांग उनके आय के ऊपर अलग अलग तरीके से निर्धारण करेगी कि अगर आय बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, अगर आय कम होगी तो वो भी कम होगी। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आय और मांग में एक दूसरे में धनात्मक संबंध है, बिल्कुल। आय और मांग यानी कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, और अगर आय कम हो रही है तो डिमांड भी कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, धनात्मक संबंध है। तो केन्स के मॉडल में समग्र वक्र एडी वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलवा है। यानी कि अब ये बाएं से दाएं, यानी कि हमारा जो बाएं है उससे ऊपर की ओर जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमें दर्शाएगा कि जो आय और मांग के धनात्मक संबंध को दर्शाता है ये, ठीक है। देखो इसके अंदर यह ढलान ऊपर की ओर है जो आय और मांग के बीच के प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। अब आप सोचोगे कि ये ऊपर से क्यों शुरू हो रहा है जी, ये जीरो से क्यों नहीं शुरू हो रहा? तो भाई ये जीरो से इसीलिए नहीं शुरू हो रहा, जब आपकी इनकम जीरो होगी, आपके पास पैसे नहीं होगे, तो आप डिमांड कैसे करोगे? हाँ, वो बहुत सारे एक्सेप्शन कोर्स है, मतलब कि एक इंडिविजुअल है कि वो मेरे मतलब कि एक बेरोजगार व्यक्ति की भी डिमांड होती है, छोटे बच्चे की भी डिमांड होती है, जो लेडीज़ काम नहीं करती या वो नहीं करती उनकी भी डिमांड होती है। लेकिन ये एग्रीगेट है इसके अंदर, यानी कि समग्र है इसके अंदर। तो इसके अंदर इसीलिए ये ऊपर से डिमांड है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें समझने वाली बात है कि एडी वक्र ढलान नीचे की ओर होता है, ठीक है। एडी कर्व का स्लोप डाउनवर्ड, जब एडी वक्र कीमत स्तर से संबंधित होता है तो नीचे की ओर होगा, क्योंकि मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। और एडी वक्र ऊपर की ओर तब होता है जब आय और उसकी मांग और आय में संबंध पाया जाता है, क्योंकि उनमें धनात्मक संबंध है, ठीक है, उनमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। अब बात करते हैं समग्र मांग का माप, कि किस तरीके से हम इनको मापेंगे। तो देखो, लोग वस्तु और सेवाओं की कितनी मांग करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु और सेवाओं पर लोग कितना खर्च करते हैं। वस्तु और सेवाओं पर किया गया समग्र व्यय ही एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का मापक होता है। बिल्कुल, देखो ये सीधी सीधी कॉन्सेप्ट वाली बात है। अगर बाई चांस हम देखते हैं कि हम अपनी आय का कितना भाग किस पे खर्च करते हैं, वस्तुओं पर खर्च करते हैं, तभी इसी बात पर हम डिपेंड होता है कि हमारी मांग या एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी, ठीक है। क्योंकि वस्तु और सेवाओं पर जो व्यय किया जाएगा पूरी जनसंख्या के साथ, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ जितना भी वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाएगा वही समग्र मांग का मापक कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इसको नापते हैं। इसको नापने के लिए सबसे पहले उपभोग को आपको पता है, उपभोग हम सी से करेंगे, कंजम्पशंस प्लस निवेश, इसके बाद इन्वेस्टमेंट। ये दोनों जो हमारे वो हैं तत्व, इनसे ही हम नापते हैं ये कौन सी बंद अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी। तो सी और आई यानी कि कंजम्पशन और इनकम तो इसमें बना ही रहेगा, प्लस में जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जी हमारा यहाँ पर हो गया गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, और एक्स हो गया हमारा निर्यात, और एम हो गया हमारा आयात, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कंजम्पशन को जोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट को जोड़ देंगे, साथ साथ जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा है, खर्चा किया है, उसको जोड़ देंगे, और जो निर्यात और आयात में से जो भी हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर आयात हमारा ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे, निर्यात ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ है समग्र मांग के घटक। अब देखेंगे ये इसके घटक है, ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, इनके द्वारा ही हमारी आय समग्र आय प्राप्त होती है या इनके बारे में पता लगता है। तो देखेंगे सबसे पहले घरेलू क्षेत्र पर उपभोग है, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हाउस होल्ड के द्वारा कितना उपभोग पर व्यय किया गया है। उसके बाद साथ साथ सरकारी उपभोग है, यानी कि सरकार ने कंजम्पशन कितना, एक्सपेंडिचर कितना किया है। इसके बाद निवेश कितना हुआ है, और उसके साथ साथ हमारा आयात और निर्यात कितना हुआ है। तो इनके तीनों को अच्छी तरह से समझने के बाद ही हम एग्रीगेट डिमांड का माप लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सी के बारे में, यानी कि कंजम्पशन के बारे में देखेंगे, उपभोग के बारे में। एक आय में से लोग अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं की खरीदने के लिए मुद्रा की जो राशि खर्च करते हैं उसे घरेलू क्षेत्र में उपभोग कहते हैं। यानी कि अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए जो मुद्रा खर्च मनी खर्च की जाती है उसे ही हम घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय कहते हैं, ठीक है जी।
मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में समग्र आय 5,000 करोड़ है, इसमें से 4,000 करोड़ उपभोग और सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर दिए गए, तो कहा जाएगा कि घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय 4 करोड़ रुपए है, 4,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो उपभोग व्यय मुख्यतः आय पर निर्भर करता है। उपभोग और आय के संबंध को उपभोग फलन भी कहा जाता है। अब देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन, इसमें एक आगे चैप्टर आएगा ये, तो देखो यहाँ पे एक रिलेट कर दिया है इन्होंने कि उपभोग का मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है, यानी कि जो उपभोग है ना वो मुख्य किस पे निर्भर करता है, आय पर निर्भर करेगा। ठीक है, और आय और उपभोग और आय के संबंध को क्या कहेंगे, उपभोग फलन यानी कि कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी बराबर है फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि कंजम्पशन किसका फंक्शन है, वाई का है। ठीक है, आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परंतु आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में उपभोग व्यय में वृद्धि कम होती है। उपभोग व्यय उस दर से नहीं बढ़ता है जिस दर से आय बढ़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा उपभोग तो बढ़ा देंगे, लेकिन इनकम जितनी बढ़ी है वो सारा ही थोड़ी खर्च करेंगे, हम उसको अपने बचाने के लिए रख लेंगे, सेविंग के लिए रख लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रख लेते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद है सरकारी उपभोग व्यय। समग्र मांग का दूसरा तत्व सरकार द्वारा वस्तु और सेवा पर किया जाने वाला व्यय बहुत सी वस्तु और सेवाओं की मांग के कारणों से करती है। बिल्कुल, सरकार देखो अब रोड बनाती है, स्कूल बनाती है, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलती है, ठीक है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल वगैरह लगाती है, बिजली कानून बनाती है, व्यवस्था रखने के लिए ये पुलिस स्टेशन खोलती है, जेलें बनाती है, न्याय देने के लिए कोर्ट करती है, विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए सरकार हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सीआरपीएफ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार हमारी सुरक्षा के लिए या हमें सेवा प्रदान करने के लिए करती है। तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से लाएगी, तो जो गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, और उसी को हम सरकारी उपभोग व्यय कहते हैं। ठीक है सॉरी, सरकारी व्यय के निर्धारण का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इस पर कई तत्व जैसे सरकार की भूत व वर्तमान नीति, उसकी परंपरा, इतिहास, राजस्व, मौद्रिक नीति या योजना का स्वरूप, सार्वजनिक कल्याण संबंधी नीतियों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, सरकार की बहुत सारी नीति ऐसी है जो पहले कुछ और थी अब कुछ और है, उसकी परंपरा, इतिहास, सारी चीज़ें देख के इस एक्सपेंडिचर को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो निवेश से अभिप्राय उस व्यय से जो पूंजीगत वस्तु जैसे मशीनों, कारखानों, मकानों आदि में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। अन्य शब्दों में निवेश से अभिप्राय पूंजीगत वस्तु में होने वाली वृद्धि से है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो भी पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि होती है वो हमारा निवेश कहलाता है। अब देखेंगे कि भाई एक उद्यमी है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपने प्रॉफिट के उद्देश्य से किसी राज्य की किसी शहर में एक कंपनी वहाँ पे स्टेबल करेगा, इंस्टॉलेशन करेगा, तो वो कंपनी ऐसी थोड़ी लगेगी, वहाँ भारी भारी मशीनें आएंगी, तो पूंजीगत मशीन चीज़ें होंगी वो, तो वो अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, और निवेश का कारण ही लाभ कमाना होता है। ठीक है, अब देखेंगे निजी क्षेत्र के उद्यमी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेश करते हैं। उद्यमी किसी व्यवसाय को उस सीमा तक निवेश करते हैं जिस पर नए निवेश से प्राप्त होने वाला लाभ, अनुमानित लाभ, उस पर दिए जाने वाले ब्याज की दर के बराबर हो जाए। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश करो कि किसी उद्यमी किसी व्यवसाय में उस सीमा तक निवेश करते हैं, यानी कि एक सीमा होती है ना निवेश करने की, कितनी करे, 5,000 करोड़ करे, 200 करोड़ करे, 500 करोड़ करे, तो वो कौन सी सीमा है, जिस पर नए निवेश से प्राप्त होने वाला अनुमानित लाभ उस पर दिए जाने वाले ब्याज के दर के बराबर हो जाए। देखो 200 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पे, और आप उस 200 करोड़ का ब्याज दे रहे हो महीने का या साल का 50 लाख रुपए, तो हम इन्वेस्टमेंट उस सीमा तक करेंगे। जैसे मान लें नई नई चीज़ें हमने लगाई, 200 करोड़ रुपए लगा दिए हमने, तो हमें स्टार्टिंग में हमने ईयरली 50 लाख रुपए ब्याज देने हैं, हमने सोच लो कि 50 लाख, और ईयरली हम उस इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं ईयरली, तो हम वो करते रहेंगे। लेकिन जब हमारा ब्याज और हम निवेश से प्राप्त होने वाला लाभ दोनों बराबर आ जाएंगे, तो वहाँ हम तब तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ठीक है, उस सीमा तक ही करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो भी गवर्नमेंट क्षेत्र है उसमें निवेश सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है ना वो कभी भी प्रॉफिट के इरादे से नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों का वेलफेयर करने के लिए करती है, लोगों को आर्थिक सहायता, आर्थिक सुविधा या आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से देती है, तो वहाँ पर लाभ का कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। इसके बाद है हमारा निविल निर्यात, यानी कि X-M। तो देखो नेट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक साल में या मतलब कि एक ईयर में कितना निर्यात करते हैं और कितना आयात करते हैं। अगर निर्यात ज़्यादा करते हैं हम और आयात कम करते हैं तो हम अनुकूलतम हैं, और हमारे पास निविल निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट यानी कि हमारा निविल निर्यात आ जाएगा हमारे पास, और आयात ज़्यादा करते हैं तो आयात आ जाएगा। तो देखो यह समग्र मांग का चौथा तत्व है कि यहाँ निविल निर्यात है, इसका अनुमान किसी देश की समग्र निर्यात से जो समग्र आयात घटाकर लगाया जाता है। एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तु सेवा की विदेशी मांग का प्रतीक है। यदि निविल निर्यात धनात्मक होता है यानी कि ज़्यादा होता है, अर्थात आयात से अधिक होता है, तो समग्र मांग बढ़ती है। इसके विपरीत यदि निविल निर्यात ऋणात्मक होता है, अर्थात निर्यात आयात से कम होता है, आयात ज़्यादा होता है, समग्र मांग कम हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारा निर्यात ज़्यादा रहेगा तो डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट, और अगर हमारा डिमांड, अगर क्या बोलते हैं, निर्यात कम होगा तो हमारी
ये एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। निविल निर्यात की मात्रा कई तत्वों पर निर्भर करती है। इसे प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं: व्यापार करने वाले देशों की व्यापारिक नीति, यानी कि दो देश के अंदर बायलैटरल कोई ट्रेड के लिए कोई नीति साइन हो रही है नहीं हो रही है, उनकी इकोनॉमी कैसी है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी की जो पहुँच है वो खोल रखी है, डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए ज़्यादा टैक्सेस तो नहीं लगा रखे। ये सारी नीतियाँ हमारे निर्यात और आयात को मतलब निर्यात पर फ़र्क गिरती है। वस्तु की तुलनात्मक कीमत, हाँ बिल्कुल, जैसी चीज़ वस्तु हमारे यहाँ है और वहाँ उनके भी वहाँ है, तो हम देखेंगे दोनों में से अगर कीमत इक्वल है तो फिर भी लोग सोचेंगे, अगर हमारी कीमत ज़्यादा है तो हमारी वस्तु को कोई नहीं लेगा। ठीक है, दूसरे देशों की आय कितनी है, हमारे देश से कंपेयर करेंगे। विनिमय दर कितनी है, यानी कि एक्सचेंज रेट, जैसे डॉलर और अमेरिका के अंदर हम एक्सचेंज करेंगे या वहाँ व्यापार करेंगे, तो हमारी एक चीज़ 80 रुपये में $1 के मतलब हमारा 80 रुपये उनका एक बराबर है, तो यहाँ दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आयात निर्यात को डिफेक्ट करती है और निविल निर्यात निकालने में अपना एक अलग महत्व रखती है। इसलिए आय व रोजगार के निर्धारण में, विश्लेषण में इसका विशेष महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो हम एग्रीगेट डिमांड का आपने सारा चीज़ पढ़ लिया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है और इसको किस तरीके से, इसका अर्थ क्या है, इसका जो डायग्राम है वो कैसा है, ठीक है, ये किस तरीके से व्यवहार करता है और इसको कौन कौन सी चीज़, कौन कौन ये किस किस तरीके से निर्धारित होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताया करिए कैसे हैं और अपने स्कूल ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। धन्यवाद जी।